सर, आपको क्या लगता है वाई आर इंडियंस सो फैसिनेटेड विद एस्ट्रोलॉजी? तो एस्ट्रोलॉजी तो हमें गाइड करने के लिए है, डराने के लिए नहीं है। वो ज़माना चला गया जहाँ पेशेंस होता है, कोई पेशेंस नहीं रख पाता है। क्या अच्छे कर्म से हम अपने बुरे कर्म को कम कर पाते हैं? जो ग्रह हैं उसको आप कुछ हद तक शांत कर सकते हैं। तो मतलब अच्छे ग्रह भी बुरे हो सकते हैं और बुरे ग्रह भी अच्छे हो सकते हैं। हाँ, एक इंसान के लिए वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो 7.5 में ही उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया काम भी किए और री इलेक्ट भी हुए ओके। 14-19 में, जिसमें मैं समझता हूँ इंडिया इज़ नंबर 1 ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जानने के लिए सालों लग जाते हैं। कई लोग इस साइंस को मानते हैं और कई लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी के रहस्य जानने के लिए आज हम मिलेंगे एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से जो बाय प्रोफेशन है तो इंजीनियरिंग फील्ड से, लेकिन पैशनेटली एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। ही सीन ओवर 3000 चार्ट्स एंड हेल्प्ड एंड गाइडेड पीपल विद हिज नॉलेज। Let's welcome Mr. Manish Agarwal. Hello Manish ji, welcome to my podcast. Thank you for calling me. So बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। यहाँ आके थोड़ा सा और अच्छा हो गया हूँ आप लोगों को देख के। ओके। अच्छा बताइए, आपकी जर्नी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कैसे शुरू हुई? अराउंड 2015-16 मैंने एस्ट्रोलॉजी के, ऑफ कोर्स बीइंग एन इंडियन, एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव तो हर इंसान का रहता है जी। चाहे वो सीक्रेटली होता है, चाहे वो ओपनली होता है, जो भी हो। हाँ। तो वो झुकाव से करते करते ऐसे दिमाग में आया कि एक एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी जाए। जी। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग पढ़ते एस्ट्रोलॉजी तभी हैं या सीखना या समझना तभी चाहते हैं जब उनको लगता है कि कोई मुझे गाइड करने के बाद भी वो शायद नहीं मिल पाया जो एक्सपेक्टेड था। ओके। तो किसी की इसमें गलत नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन हाँ अपना अपना तजुर्बा है। सो वो करके ऐसे ही करते करते मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगा, सीखने लगा। एंड आज 8 साल से 9 साल हो गए हैं मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, पढ़ता हूँ और अभी भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। ओके। सर, आपको क्या लगता है वाई आर इंडियंस सो फैसिनेटेड विद एस्ट्रोलॉजी? फैसिनेटेड इंडियंस नहीं, मैं बोलूँगा कि ऑल राउंड द वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी अब ट्रैवल कर रही है। अच्छा। आई हैव ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज से जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। ओके। ऑफ कोर्स देयर आर इंडियंस ऑल्सो, बट फॉरेनर्स भी हैं वहाँ के। सो एस्ट्रोलॉजी क्यों पीपल फॉलो करते हैं? बिकॉज उनको आज के दिन वो ज़माना चला गया जहाँ पेशेंस होता है, कोई पेशेंस नहीं रख पाता है। हर आदमी रेस्टलेस है। अगर 5 मिनट मैं देर से पहुँचूंगा तो आप 4 बार फ़ोन कर लोगे। हाँ। तो ये जो रेस्टलेसनेस है ये एस्ट्रोलॉजी में आ जाती है। अब वो ज़माना गया कि आप बोलते हो 40 की उम्र तक घर बन जाएगा और गाड़ी आ जाएगी, 50 की उम्र तक घर बन जाएगा, 60-65 में मैं रिटायर हो जाऊंगा। सो जब ये सारी चीज़ें चली गई सॉरी, तो वो पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। आज आदमी 25 और 30 का होता है तो उसको लगता है घर गाड़ी बंगला सब हो जाए। जी। जो पहले 25 में आदमी शादी करता था उसको लगता है शादी में आराम से हो जाए, बाकी घर गाड़ी बंगला जो शादी के बाद वाली चीज़ है वो पहले आ जाए। हाँ। सो वो रेस्टलेसनेस के चक्कर में हर इंसान आज के दिन एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या अगर अदर ऑकल्ट साइंस जो भी हैं, जिसमें मैं समझता हूँ इंडिया इज़ नंबर 1 ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसके अंदर जो ऑकल्ट हैं। सो वो हर इंसान का कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं भी मानते हैं, समझते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। आपकी क्या राय है उसके बारे में? ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी जो शुरू की थी वो हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की थी। पराशर ऋषि ने ज़मीन पे बैठ के तारों का अंदाज़ा, आज लोगों के पास इतने अपैरेटस हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि बताते हैं ये डिस्टेंस है सन के साथ आपका, या ये चंद्रमा तक जाने के लिए ये डिस्टेंस है।
पर जो पराशर ऋषि थे उन्होंने यहाँ ज़मीन पे बैठ के बिना कोई अपैरेटस के सिर्फ अपनी आंख बंद करके वो तपस्या करके ये बता दिया कि कौन सा तारा कितना दूर है, और उसके हिसाब से सारे नक्षत्र सारे ग्रह उन्होंने लिख दिए। आज के दिन अगर कोई बोलता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ, तो अगर वो पूरी ज़िंदगी में खाली वही पढ़ ले जो पराशर ऋषि लिख के गए हैं, तो ही शायद उसकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। रिसर्च क्या करना है उसको इस बात पे। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन जो है कि लोगों का विश्वास इससे क्यों नहीं होता, या कुछ लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। अगर आप गलत डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका इलाज सही नहीं होगा। हाँ। आपका मेडिकल साइंस के ऊपर से नहीं, उस डॉक्टर के ऊपर जो कि उस मेडिकल साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे विश्वास हट जाएगा, क्योंकि आप गलत डॉक्टर के पास गए। सही। आज के दिन वो एस्ट्रोलॉजर्स जो 100% बता सकें जैसे कि पहले बताते थे, जी, बहुत कम है, बहुत कम है। और हर आदमी, जैसे मैंने बताया कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक स्टूडेंट बन के ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, मास्टर तो कोई बोल ही नहीं सकता है। जी। सो इसलिए अगर वो कोई भी, आज मैं भी या आप भी अगर किसी गलत सब्जेक्ट वाले के पास चले गए, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होगा, और उस जो भी सब्जेक्ट है उससे आपका विश्वास उठ जा सकता है। Correct. यही रीज़न हो सकता है, आई फील। नहीं, और शायद बहुत लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि कई बार लोग उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या उन्हें डरा देते हैं, तो वो भी एक ऐसा है एकता जी कि एस्ट्रोलॉजी जो शुरू हुई थी, जो ऋषि मुनियों ने शुरू की थी, वो ऋषि मुनि जो कि पंडित थे, वो ऋषि राजा महाराजाओं के ज़माने में ये एस्ट्रोलॉजी राजा महाराजाओं की का सब्जेक्ट था। करेक्ट। जब राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे इस धरती पे, अगर किसी की फसल अच्छी हुई है तो उसका श्रेय राजा को जाता था। Okay. अगर किसी के यहाँ कोई अनहोनी हुई है तो क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, ये भागवत में लिखा हुआ है, अच्छा। इसीलिए वो राजा को दोषी ठहराता था। अच्छा। राजा भी अपना उत्तरदायित्व बहुत सही तरीके से समझता था कि ये मेरी प्रजा है, ओके। इनकी खुशहाली में ही मेरी खुशहाली है। इसलिए जब वो किसी दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता था, वो किसी दूसरे राज्य पे सुलह करता था, तो ये सारी चीज़ अपने ऋषि मुनियों के ही सुझाव पे करता था। तो ये राजा जो है वो उस हिसाब से सुलह और चढ़ाई करता था, कोई अच्छे रिफॉर्म्स भी निकालता था अपने किसानों के लिए, प्रजा के लिए। तो ये उस समय सिर्फ राजा के लिए था। आज हर आदमी इस राजयोग के हिसाब से चलता है। हर इंसान के पास, उस समय राजा के पास हाथी होता था, आज हर इंसान के पास गाड़ी है, हर इंसान के पास स्कूटर है। उस ज़माने में अगर दिल्ली में राजा बैठा है तो जयपुर पे खबर सुबह तक पहुंचती थी, जिसको हम बोलते थे ये तो राजा है, इसलिए शाम को कोई यहाँ से इसका सीक्रेट एजेंट या खुफिया एजेंट जा रहा है तो सुबह, यहाँ तो आप बैठे बैठे एक सेकंड में यूएस कॉल लगा सकते हो। तो आपके पास सारे राजयोग हैं। और अगर आज के दिन लोग जो डरा देते हैं कि ऐसा है आपकी कुंडली में, वो योग है, हाँ। ऐसा कोई योग एस्ट्रोलॉजी में लिखा नहीं हुआ है। जो वेदास हम फॉलो करते हैं उसके अंदर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है। जो भी 2-4 खास योग हैं जिसके लिए, जैसे पितृदोष है, कालसर्प दोष, ये पंडितों ने या कुछ लोगों ने इसको दोष बताया है। वो पितृ योग है, वो कालसर्प योग है। अच्छा। अगर सारे प्लैनेट्स 180 डिग्रीज के एक ही सिंगल एक्सिस पे आ गए या एक तरफ आ गए, 180 डिग्रीज इस तरफ हैं या उस तरफ हैं एक्सिस के, तो उसको हम लोग काल सर्प योग बोलते हैं। योग। अच्छा, जो दोष बताते हैं वो एक्चुअली योग होते योग हैं। है। Okay. अब उसकी पूजा करने के लिए आप कोई भी जिसने ये पूजा की हुई है, आप उससे पूछ लो, शायद 90% ऐसे मिलेंगे या एटलीस्ट कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। और जो 10% जिन्होंने की और फ़र्क पड़ा भी है, वो इसलिए पड़ा क्योंकि उनको उनका समय सही हो गया। तो वो जो डराने वाली बात है वो बेसिकली मैं समझता हूँ वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपने बताया था कि लोगों पे इसका विश्वास
क्यों हट गया है कुछ लोगों का, या correct. इसीलिए ये है कि वो दोष बता के आप डरा देते हो। और इंसान को लगता है डॉक्टर के पास छोटी सी अगर दवाई के लिए जाऊं तो पता चला वो मुझे लंबे चक्कर में डाल देगा। वैसे ही ये एस्ट्रोलॉजी के जो डॉक्टर्स हैं जी, उनसे डर जाते हैं। ओके। बट ये भी बहुत माना जाता है कि कई लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कोई चीज़ बताई थी और वो हो गई। तो क्या एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्टिव साइंस है? एस्ट्रोलॉजी 100% प्रेडिक्टिव साइंस ही है। ओके। वो एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्टिव साइंस है वो आपको आपकी दशा के हिसाब से सब कुछ देती है। आपका जो जन्म होता है उस समय जो अर्थ के आसपास सारी एक एक्सिस घूम रही है जिस पे सारे प्लैनेट्स हैं। जब वो प्लैनेट्स के सामने जिस दिन सुबह सूर्योदय होता है और वो ईस्ट में जो अर्थ के सामने ईस्ट में जो ग्रह है या जो राशि है वो उस दिन की उदय राशि हो जाती है, जो आपका लगन बन जाता है जब आप की जन्म होता है। ओके। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उस दिन भ्रमण कर रहा है वो आपकी राशि बन जाती है। ओके। और चंद्रमा जिस राशि में कर रहा है वो राशि बन गई आपकी। जहाँ सूर्य है, जहाँ उदय हुआ है जो लगन, वो लगन बन गया। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका नक्षत्र बन जाता है। ठीक है। सो इस हिसाब से ये तीनों चलते हैं। और ये इससे जो आपकी चार्ट बनती है, कुंडली बनती है, ये आपका एक चेक है। ओके। ये चेक है आपका। चेक क्या होता है? अगर आपको किसी ने चेक दिया है आपका नाम लिख के, तो आप उस चेक के ऊपर 3 चीज़ सबसे पहले देखेंगे कि मेरा नाम सही लिखा है, अमाउंट सही लिखा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट डेट सही लिखी है। अच्छा। जब ये 3 चीज़ मैच हो जाएगी तो आप चेक ले लोगे। सो वो कुंडली भी हमारी वैसी ही है। ओके। उसके अंदर जो दशा है वो दशा कब एक्टिवेट होगी वो प्रिडिक्शन है। अच्छा। आज वो आदमी जिसने 50 साल तक मेहनत की और 55वें साल में जाके करोड़पति बना, जबकि वो बोल रहा है मैं तो 20 साल से 35 साल की मेहनत कर रहा हूँ, आज तो मैं मेहनत नहीं करता हूँ, लेकिन उसके पास पैसा आ गया। तो उसकी वो दशा आ गई जहाँ उसको समझ में आ, जहाँ उसको बिना उतने एफर्ट्स किए हुए वो दशा मिल गई, और जिसमें उसके पास जो भी उसकी इच्छाएं थी, धन दौलत या घर परिवार की, वो सारी धीरे धीरे पूरी होती गई। सो ये प्रिडिक्शन जो है वो 100% है। अच्छा। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ में है और वो किसी के पास जाए, उसकी दशा ही अच्छी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हाँ, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर दशा खराब क्या है, स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, इसी को आप बोलोगे अरे बहुत खराब दशा चल रही है। खराब दशा में ये होता है कि अगर आपका स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, वो क्या है? वो पिछले जन्म का है। अच्छा। प्रारब्ध है हमारा। अच्छा। जो हम लिखा के लाए हैं। ओके। लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है मगर फिर भी उनको फैमिली का सुख नहीं मिलता है। सब कुछ होता है लेकिन आपको बिजनेस का सुख नहीं मिलता है, जॉब में सुख नहीं मिलता है, पार्टनर से सुख नहीं मिलता है, बच्चों का सुख नहीं मिलता है, चाहे करोड़ों रुपया हो। ये क्या है? आपका पिछले जन्म का प्रारब्ध है। ओके। जो कर्म हम लेके आए हैं पिछले जन्म से। ओके। वो जो कर्म के हिसाब से हम बोलेंगे कि ठीक है, मेरा किसी वजह से किसी को नौकरी में उतना अच्छा नहीं हो रहा है, या बिजनेस किसी वजह से चल नहीं पा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो पूजा करवा लेता है। हाँ। वो कुछ ना कुछ उपाय करवा लेता है, जैसे अभी आपने बताया। वो उपाय से कर लिया, अपनी तसल्ली है। 100 का आपका 80% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, लेकिन भगवान के यहाँ ब्राइब नहीं चलती है। वो उसने लिख दिया है। वो सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार मैंने लिख दिया, कमिट कर दिया तो मैं कर दिया। हाँ, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो भगवान को आप प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र उच्चारण कर सकते हो जी। मगर ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने भगवान की पूजा करवा दी और ये करवा दिया और अब मेरे ऊपर जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब उसका इफेक्ट या कुछ इंटेंसिटी हद शायद तक कम हो जाएगा, कुछ हद तक। ओके। मतलब लेट्स से कि मतलब वो खत्म नहीं होगा। नहीं, 100 का 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके। बट आप खुद उच्चारण करोगे 60 भी हो सकता है, लेकिन 40, 45, 30 ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके। सो क्या अच्छे कर्म से हम अपने बुरे कर्म को कम कर पाते हैं? अच्छे कर्म से आप अपने
जो ग्रह हैं उसको आप कुछ हद तक शांत कर सकते हैं। ओके। पर जो आपकी दशा चल रही है, जो आपकी स्ट्रगल है या स्ट्रेस है, वो तो पिछले जन्म का है आपका, जो आप यहाँ भुगतने आए हैं या भोग करने आए हैं। अच्छी या खराब बात, आप भुगतने या भोग करने आए हैं इस जन्म में। आपका अगला जन्म सुधार रहे हैं अपने कर्मों से। आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, भिखारी को, या किसी और चीज़ में किसी की पढ़ाई में बच्चों की मदद कर रहे हैं जो कि नहीं लिख पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इससे आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। कुछ ग्रह जो आपके ऊपर आपके लिए शुभ नहीं है या सही नहीं है आपके लिए, वो ग्रहों को आप कुछ हद तक शांत कर सकते हैं। ओके। है ना? तो बट नेचुरल, अगर कोई ग्रह है उसकी हक में हम बात करेंगे, उनके मंत्र उच्चारण करेंगे और एक्शन करके दिखाएंगे उनको। मतलब ये एक्शन क्या होगा? प्रैक्टिकल आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, पेट भरा दिया आपने, तो वो जो है वो आपको दुआ देगा और वो दुआ से आपका कुछ हद तक वो ग्रह शांत हो जाएंगे, जिससे आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होगी। कर्म तो आपने किए अच्छे, वो आपने कर्म एक्यूमुलेट कर लिए। ओके। और उससे जो ग्रह शांति हो गई, वो ग्रह शांति से आपको असर इस जन्म में मिलेगा, और जो आपने कर्म अर्जित किए हैं वो अगले जन्म में आप लेके जा रहे हो। ओके। आपने अगर 10 करोड़ रुपए की भी एफडी बनाई है, वो 10 करोड़ की एफडी आपके साथ नहीं जा सकती है। ओके। लेकिन ये जो आपने कर्म किए हैं, ये आपकी एफडी है, ये जन्म जन्म तक चलेगी। ओके। जैसे हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, महाराज धृतराष्ट्र जो हैं महाभारत में कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि आपने मुझे इतना बड़ा साम्राज्य का महाराज बनाया, सम्राट बनाया, आपने पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनाया, लेकिन 100 पुत्र भी दिए, लेकिन आपने मेरी नेत्र नहीं दिया, आपने मुझे एक भी। और इसके अलावा आपने 100 पुत्र देने के बाद भी एक भी पुत्र मेरा जीवित नहीं छोड़ा। करेक्ट। महाभारत में तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो है, ये कई जन्मों पहले तुमने एक पंछी का जोड़ा जंगल में रहता था, वहाँ तुम शिकारी बन के गए थे। ओके। और उसके ऊपर तुमने जाल फेंका और वो जाल से में आग लगा दी तुमने। ओके। उनके वहाँ 100 बच्चे थे। ओके। उनके जो बच्चे थे वो सारे मर गए, पर ये दोनों जो पक्षी थे ये उड़ गए। तुम वो शिकारी थे। ओके। तो उसने कहा ठीक है, ये तो आप बोल रहे हो बहुत पुराने, बहुत सारे जन्म पहले ये मैंने किया था, तो ये आज इतने सारे जन्म के बाद मुझे इसका आपने क्यों फल दिया, कर्म दिया, सजा दी? तो भगवान ने कहा कि तुमने कर्म ऐसा गंदा किया था, इतना खराब कर्म किया था कि उसके लिए पहले मुझे तुम्हें उस योग्य बनाना पड़ा। ओके। उस योग्य बनाना पड़ा जिससे मैं तुम्हें उसका फल दे, उसका तुम्हें सजा दे सकूं तुम्हें, और तुम उसका प्रायश्चित समझ सको। ओके। तो मैंने तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे अच्छे कर्म करवाए ताकि तुम और ऊपर आते जाओ, ऊपर आते जाओ, ऊपर आते जाओ, और यहाँ आके तुम इतने जन्मों के बाद भारतवर्ष के राजा बने, सम्राट बने तुम। ओके। और सम्राट के बाद तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्यता आ गई कि तुम 100 पुत्रों को जन्म दो और उनका भार संभाल सको। 100 पुत्रों का भार संभालना आज के दिन कलयुग में तो इंसान 2 पुत्रों का भार नहीं संभाल पाता है। सही में। तो 100 पुत्रों का भार संभाल सकता हूँ। 100 पुत्रों का भार संभालने लायक हो गए, तुम्हारा परिवार खुशहाल हो गया, तुमको सब कुछ दे दिया। अब मुझे लगा अब तुम योग्य हो उस सजा को पाने के लिए। ओके। तो ये हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी प्रगति है वो सब भगवान के हाथ में है, और वो क्या कर रहा है, सजा दे रहा है या हमें आगे बढ़ा रहा है, हमको नहीं पता। तो वहाँ आने के बाद उसको वो सजा मिली, और जो भी उसका दशा हुई वो हम सब जानते हैं। तो ये ऐसे कर्म का फल या वो मिलता है। ओके। सर, अभी आप ग्रहों के बारे में बता रहे थे
क्या हमें थोड़ी डिटेल में बताएंगे कि कौन से ग्रह होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? ऐसे तो जो हमारे वेदास में या ऋषि मुनियों ने कहा है वो 9 ग्रह होते हैं, पर यूनिवर्स में सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। ओके। पर जो धरती के हमारे जो पृथ्वी के बहुत करीब हैं वो 9 ग्रहों को लिया है, जिसमें से 7 तो ग्रह हैं, बाकी 2 हैं राहु केतु। अच्छा। है ना, जो कि ग्रहों की लाइन में आ गए हैं। अच्छा, तो वो ग्रह है नहीं? वो हैं ग्रह, बिल्कुल हैं। अच्छा। वो जिद्दी ग्रह हैं, सबसे पावरफुल ग्रह हैं। ओके। आज कलयुग का राजा राहु कहा जाता है। अच्छा। अगर आपका राहु सही है तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ठीक है, तो जैसे हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, सारे जो नाम है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हो गए जो कि प्रॉपर 7 ग्रह हैं। ओके। और क्योंकि ये भागवत में ऐसे बताया है कि जो स्वर भानु थे वो जब अमृत मंथन हुआ था जो, और उसमें से जो अमृत निकला था उसमें जो राजा थे, जो विष्णु जी थे, उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी को कि ये जो पर्वत है इसके नीचे बहुत अमृत है, लेकिन देवता अकेले इसे निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि देवता के पास दिमाग है, लेकिन शक्ति सिर्फ राक्षसों के पास है। इसलिए राक्षसों को ये कहो कि हम दोनों देवता और राक्षस मिलकर अगर ये मंथन करें और इसमें से अमृत निकलें तो सब में बांट दिया जाएगा और सब लोग कभी कोई मरेगा नहीं। जिसमें ये लोग जो राक्षस थे वो मान गए और उनको लगा कि हाँ ये तो डील हमारे तरफ भी है, सो वो उन्होंने किया। और जब मंथन करके सारी चीज़ें निकलते 14वें नंबर पे जब अमृत निकला, 14th नंबर पे, तो वो घड़े में जो भरा, उसके बाद विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। जब मोहिनी का रूप धारण किया और कहा कि सब लोग एक लाइन में देवता बैठ जाएं और एक लाइन लगा कर राक्षस बैठ जाएं और मैं सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी, ऐसे वो मोहिनी अवतार जो भगवान विष्णु के थे उन्होंने कहा। यहाँ जो राक्षस थे उसमें से स्वर भानु नाम के जो राक्षस थे उन्होंने देखा कि ये तो अमृत खत्म हो रहा है और हम तक तो ये हमारा नंबर आएगा नहीं, जबकि हमने तो मेहनत की हुई है। तो उन्होंने चोरी से लाइन काट ली, लाइन चेंज कर ली। तो वो स्वर भानु जो इस तरफ आ गए, देख लिया सूर्य भगवान ने और चंद्रमा ने। जब चंद्रमा ने और सूर्य ने देख लिया, उन्होंने विष्णु जी को कहा, तो विष्णु जी तब तक उनको अमृत दे चुके थे। पर जब सूर्य भगवान ने और चंद्रमा ने कहा कि ये तो राक्षस है, हमारी लाइन में आके बैठा है, तो भगवान ने उसका गला काट दिया, स्वर भानु राक्षस का। जब काट दिया तो उसने कहा कि मैंने तो अमृत पी लिया है, इसलिए मैं अब तो मर नहीं सकता हूँ। तो ये तो बात सिद्ध हो गई। तो राहु जो है वो जिद्दी है। राहु क्या है? जिद्द है। उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, पेट नहीं है उसका। जो ऊपर का जो सर है वो राहु है, और जो धड़ है गर्दन के नीचे वो केतु है। अच्छा। केतु क्या है? डिटैचमेंट है। राहु क्या है? अटैचमेंट है। अच्छा। तो राहु और करता है। तो जो मैंने आपको कहा कलयुग का राजा कौन है? राहु। और राहु क्या है? आज हम कलयुग में कितना भी कुछ भी कर लें, चाहे वो विद्या है, चाहे वो धन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कुछ भी है, हम और ही करते हैं। संतुष्टि नाम की चीज़ ही नहीं है, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो। तो ये राहु है। तो ये हमारे ग्रह हैं। मगर बाकी जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, ये एक अलग अलग ग्रह हैं हमारी कुंडली में, अलग अलग रीजंस के लिए हैं, और जिसको हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों से उस ग्रह को हम बेटर बना सकते हैं। जैसे सूर्य से हम अगर बात करें तो सूर्य जो है वो हमारे पिता के लिए है। अच्छा। आपका सूर्य अच्छा नहीं है, आप पिता की इज्जत करिए या पिता समान व्यक्ति की इज्जत करिए। अच्छा।
पर ये कलयुग है, पिता की इज्जत कोई करता नहीं है। ओके। तो क्या होता है कि ये सूर्य उसका खराब हो जाता है। अच्छा। फिर वो किसी के पास जाता है, वो बोलता है सोना दान करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, फिर वो काम नहीं करता है। क्योंकि उपाय तो तभी काम करेगा ना जब आप उसके हिसाब से चलोगे। हाँ। आपने एक दवाई ली और आप चले गए ऑफिस, तो डॉक्टर बोलता है दवाई लो और आराम करो। आपने एक्शन नहीं किया। जो आपका इजीनेस है कि आपने 2 दवाई ली, 2 टैबलेट ले ली और आप चले गए, तो वैसे ही उसने उपाय कर लिए कि ये ठीक है, आप एक काम करो, 10 किलो गेहूं दान कर दो या कोई सोने का कुछ दान कर दो, उसने कर दिया। लेकिन पिता को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया। हाँ। कैसे उसकी प्रगति होगी? अगर नेम फेम उसको चाहिए तो उसको पिता की इज्जत करनी पड़ेगी। तो ही वो सूर्य है, सूर्य राजा है। सूर्य राजा किसी के नीचे आएगा नहीं, वो किसी की मानेगा नहीं, गलत करेगा नहीं, वो सूर्य है। चंद्रमा मदर है, मदर की रिस्पेक्ट करो आप, इमोशंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो स्वर भानु की बात कर रहा था, उसमें चंद्रमा और सूर्य जो उन्होंने कंप्लेन की या विष्णु भगवान से कहा, मोहिनी अवतार से कहा कि ये तो राक्षस है। इसीलिए अगर चंद्रमा या सूर्य राहु के साथ आता है तो वो दोष कहलाता है। अच्छा। क्योंकि वो उनकी नहीं जमती है। अच्छा। क्योंकि वो दुश्मनी है तब से सूर्य और चंद्रमा की। तो आप किसी की भी कुंडली में चंद्रमा और राहु साथ में होंगे, सूर्य या राहु साथ में होंगे, सो वो मेंटल स्ट्रेस या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। अच्छा। तो सूर्य चंद्रमा, उसके बाद मंगल जो है ये कमांडर है। ओके। ये किसी से उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ बोलना जानता है, वो सिर्फ आगे बढ़ना जानता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या। जैसे आप कमांडर को करते हैं, सोल्जर को करते हैं, ये आपका सोल्जर हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट जो है, ग्रह जो है, वो बुध है। ओके। बुध आपकी बुद्धि है। अच्छा। बुध आपकी वाणी है। आज इस कलयुग में वाणी आपकी ताकत है। और कलयुग क्यों, सारे ही युगों में, चारों युगों में वाणी आपकी ताकत है। जो बुद्धि है वो ताकत है। बुद्धि से आज के दिन आप किसी को भी जीत सकते हैं। ताकत से एक बार शायद नहीं जीते हैं, मगर बुद्धि से आप किसी को भी जीत सकते हैं जी। तो ये बुध है। गुरु आपका नॉलेज है, आपकी ज्ञान है। शुक्र ऑफ कोर्स आपकी लग्जरीज है। ओके। जिसको हम शुक्र बोलते हैं। लेकिन हम लोग लग्जरीज बोलते हैं, शुक्र एक शुक्राचार्य ऐसे हैं जो कि असुरों के जो ग्रह हैं, असुर ग्रह हैं, कुछ देव ग्रह हैं, उसमें से जो असुर ग्रह हैं उसमें जो शुक्राचार्य हैं वो उनके गुरु हैं। अच्छा। जैसे यहाँ बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, देवता ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल और सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु, इनमें जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। वैसे ही वहाँ बुध जो कि कॉमन है इस तरफ भी उस तरफ भी, लेकिन शनि है, राहु केतु, और इन सब के जो गुरु हैं वो शुक्र हैं। अच्छा। शुक्र को, चाहे वो असुरों के गुरु हैं, लेकिन बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्र के पास भेजा था। ओके। संजीवनी की विद्या पाने के लिए। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को अगर ज्ञान चाहिए तो वो सरस्वती माता की पूजा करता है। करेक्ट। लेकिन हुनर चाहिए, टैलेंट चाहिए, तो वो शुक्र है। अच्छा। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो ठीक है, आपके पास लग्जरीज है, आप अच्छे दिखते हो, आपके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, वो शुक्र है। लेकिन जो हुनर है, गाते सब हैं लेकिन जो गाने में बहुत ऊपर हैं जी, वो हुनर है उनके पास, वो हुनर सिर्फ शुक्र है। अच्छा। एक्टिंग में हुनर है तो वो शुक्र है उनका। अच्छा। तो वो शुक्र अगर उनका अच्छा है तो ये उनके पास बिल्कुल नेचुरल वे में आएगा। ओके। और उसके बाद शनि तो शनि बहुत धीरे धीरे चलता है। अच्छा। और शनि मेहनत का कारक है। ओके। शनि जिसका अच्छा है वो उसके पास प्रगति धीरे धीरे आती है, पर आती है और उसके बाद वो ठहरती है। ये शनि है। ओके।
तो ये 7 ग्रह हैं, और उसके बाद राहु, जिसका मैंने आपको बताया कि राहु को कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, पर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। और केतु ऐसा है कि केतु को किसी से कुछ भी परवाह नहीं है। अच्छा। उससे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं डिटैचमेंट वाला हूँ। आप अच्छी भली किसी की चल रही है और उसमें केतु की महादशा आ जाए या केतु का कुछ आ जाए, तो वो शायद उसका थोड़ा सा डिटैचमेंट होने लगता है। ओके। तो ये 9 ग्रह जैसे हैं जो कि अपनी अपनी दशा में, अंतर दशा में काम करते हैं। ओके। और वो जो ऐसे तो रोज हर ग्रह हमारे सर के ऊपर से जाते हैं। अच्छा। हर ग्रह। ओके। बट वो छोटा सा समय में छोटी सी अच्छी बात या छोटी सी बुरी बात हो जाती है। हाँ, करेक्ट है ना? बहुत अनएक्सपेक्टेड अच्छी बात और अनएक्सपेक्टेड बुरी बात इंसानों के साथ होती है, क्योंकि वो सारे 9 ग्रह हमारे सर के ऊपर से जा रहे हैं। मगर किसी की अच्छी दशा चल रही है, ओके। तो वो बहुत लंबे समय के लिए चलेगी। मे बी अंतरदशा है 2 साल, 3 साल, 5 साल। अच्छा। अगर ऐसी दशा, तो उस पीरियड में ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नहीं था 4 साल पहले, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये क्या है? ये बेसिकली उसकी अंतरदशा है, उसका समय है। ओके। अगर इस समय अगर वो 2 महीने पहले किसी पंडित के पास जाए, पंडित को समझ में आ जाता है कि इसकी तो दशा आने वाली है। अच्छा। और फिर वो पंडित खुद भी स्टार बन जाता है। सो विद ऑल रिस्पेक्ट टू दी पंडित, बट हाँ कि वो उसमें पंडित की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ओके। पंडितों के बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। ठीक है। मगर ये बात सही है कि उसकी दशा होनी चाहिए। अच्छा। पंडित गाइड कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है, ये बोल सकता है धैर्य रखिए आप। लेकिन इससे ज़्यादा पंडित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो सब भगवान के हाथ में है, जो भगवान ने लिख के भेजा है आपको। और उस पर जो डेट है, उस डेट पे ही वो इवेंट घटित होगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो ख़राब है। आप कहीं भी चले जाओ, जैसे आपकी एक थी कि शिवजी जो हैं, शनि महाराज जब उनके पास गए कि अब मैं 7.5 साल आपके ऊपर आऊँगा, आपके ऊपर आ रहा हूँ, तो शिव जी जाके अपनी गुफा में उन्होंने मट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे एक छोटी सी गुफा बना ली और वहाँ बोला मैं 7.5 साल रहूँगा। ऐसे मैंने स्टोरी सुनी हुई है। ओके। तो उसमें शिव जी ने 7.5 साल के बाद आए तो शनि ऊपर बैठे हुए थे। ओके। शनि महाराज को उन्होंने बोला, तो आप तो बोल रहे थे कि मैं तो आपको मट्टी में भी मिला सकता हूँ, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर पाए। तो बोले आप देखो ना, 7.5 साल मट्टी में ही तो बैठे हुए थे। अच्छा। तो जो दशा है, जो है, कहीं भी अच्छा बुरा कहीं भी आप चले जाओ, वो तो आपके पीछे आएगी, चाहे वो आपको स्टार बनाना है, चाहे जो भी है। अच्छा। ऐसा है। तो आप जैसे अभी दशा के बारे में बोल रहे हैं, सो दशाएं क्या होती हैं? इसका कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है? तो क्या होता है, जब आपकी जन्म होता है, आपका बर्थ होता है, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वो नक्षत्र में जो नक्षत्र उधर है, वहाँ से आपकी दशाएं शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो जो क्रमांक है, जो सीक्वेंस है, वो इस तरह से होता है कि अगर केतु में आपका जन्म हुआ है तो वो सीक्वेंस से चलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा। और 8 9 है। सपोज ये 9 ग्रह हैं, हम पहले Okay. इजी करने के लिए ऐसे समझते हैं। वो 9 ग्रह में लेट्स से कि आप 7th ग्रह पे जब आपका चल रहा है, 7th ग्रह चल रहा है, उस समय आपका जन्म हुआ है। अच्छा। तो आपका कैसे होगा? 7 8 9 1 2 3 4 ऐसे आएगा। अच्छा। ओके। तो ये जो दशाएं हैं, ये ऊपर सौर मंडल में चल रही हैं। अच्छा। उस समय वो अगर आधी दशा हो चुकी है, केतु की आधी दशा सूर्य की हो चुकी है, और किसी का जन्म हुआ है उस समय, तो उसको उतनी दशा ही मिलेगी। मगर वो जो दशा मिलेगी, वो पूरी चार्ट में आपके अच्छे, या पूरे चार्ट में आपके अच्छे ग्रह और खराब ग्रह, यानी कि योगकारक ग्रह या जो योगकारक नहीं होते हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ग्रह की लिस्ट बना देगा। उस नक्षत्र के हिसाब से वो ग्रह चले जाएंगे। अच्छा। या वो जो लगन होगा उस समय, आपकी राशि होगी, ये सारी चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ बोलते हैं ना कि इसका शनि भारी है, किसी का शनि बहुत अच्छा है,
Okay. किसी का गुरु भारी है, किसी के लिए तो गुरु बहुत अच्छा है। ओके। किसी का मंगल आ गया तो वो तो मंगल मंगल कर देता है। किसी का मंगल अगर वो कारक ग्रह नहीं है, मारक ग्रह है, तो उसकी हालत खराब कर देता है, मंगल हो जाए कोई भी हो। अच्छा। क्योंकि ये सब क्रूर ग्रह हैं। ओके। जो लिस्ट है वो कुछ क्रूर ग्रह हैं, मेलेफिक जिसको बोलते हैं, और कुछ उसमें से ऑस्पिशियस हैं, शुभ ग्रह हैं। अच्छा। सौम्य ग्रह हैं। अच्छा। तो उस सौम्य ग्रह जो हैं उसमें चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, ओके। और गुरु है। अच्छा। गुरु की दृष्टि अमृत है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वह 1000 दोषों को भी खत्म कर देते हैं। ओके। तो गुरु, ऐसे माना जाता है, गुरु बहुत अमृत दृष्टि होती है। लेकिन पता नहीं, अगर आपकी कुंडली में गुरु मारक ग्रह है या कारक ग्रह नहीं है, तो शायद वो गुरु किसी के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब अच्छे ग्रह भी बुरे हो सकते हैं और बुरे ग्रह भी अच्छे हो सकते हाँ, एक इंसान के लिए वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। हैं। अच्छा। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। जैसे ओके। बिल्ली का बच्चा है या चूहा है। चूहा जब बिल्ली को देखता है तो उसको लग रहा है कि मेरी मौत आ गई। लेकिन जो वो बिल्ली का बच्चा, उतना सा ही छोटा सा बच्चा है उसका, जब वो बिल्ली के दांतों के बीच में उसको बिल्ली उठाती है अपने बच्चे को, तो उसको लगता है मैं सबसे ज़्यादा सेफ हूँ। तो बिल्ली वही है। चूहे के लिए वो उसकी मारक हो गई, और इसके लिए, अपने बच्चे के लिए, वो कारक हो गई। अच्छा। ओके। है ना। तो वो वैसे ही है कि राहु किसी के लिए बहुत खराब है, शनि किसी के लिए बहुत खराब है, पर शनि किसी के लिए बहुत अच्छा है। उसकी शनि की दशा आ गई या राहु की दशा आ गई तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। ओके। फर्श से अर्श जो बोलते हैं, वो राहु महाराज की ही सिर्फ एक ही ग्रह है जो कि आपको ज़मीन से लेके आसमान तक लेके जा सकता है, और वो भी इन नो टाइम। अच्छा। क्योंकि उसको तो सिर्फ और चाहिए और चाहिए और चाहिए 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 खाली। करेक्ट। और गो गेटर है वो राहु। ओके। तो ये जो ग्रह हैं, ये अपने अपने प्रवृत्ति के हिसाब से शांत हैं स्वभाव में या क्रूर हैं स्वभाव में। वो अपने प्रवृत्ति के हिसाब से उनका बिहेवियर होता है। अच्छा। और उसी बिहेवियर से अगर वो आपका सही है तो वो आपके लिए आसमान है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफर होता है। अच्छा। जैसे आपका लगन बन जाता है या जैसे आपकी राशि बन जाती है, तो हर राशि की कुछ दोस्त राशि होती है, अच्छा। और लगन का कुछ दोस्त लगन होता है। अच्छा। और किसी के लिए वो लगन क्या, जो दोस्त नहीं है, वो उसमें कुछ मित्र होते हैं, कोई असुर होते हैं, ऐसे हैं। अच्छा। ओके। और दशाओं के बारे में जब आप बोल रहे थे, तो हर एक प्लैनेट की अलग दशा होती है। हर प्लैनेट की एक अलग दशा होती है, जैसे तो कि वो सबकी लाइफ में आती है। सबकी लाइफ में आती है, सीक्वेंस से ही आती है। अच्छा। अगर कोई सपोज हम केतु से पैदा होते हैं, कोई केतु में पैदा होता है, तो केतु के बाद चलने के बाद वो नेक्स्ट ग्रह आता है शुक्र। शुक्र 20 साल तक रहता है। अच्छा। केतु 7 साल तक रहता है। लेकिन अगर उसका जन्म हुआ है किसी इंसान को, और उसमें उसको केतु की दशा मिल गई है, यानी कि केतु की दशा कैसे मिलेगी, अगर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो उसको केतु के नक्षत्र में है, तो वो केतु की दशा में मिलेगी। अब यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ ग्रह जो हैं, ठीक है, इसमें हम बाद में आते हैं, तो उसको केतु की दशा मिलेगी। तो केतु की दशा उसकी हो गई, उसके बाद केतु के बाद शुक्र आ गया, शुक्र 20 साल चलेगा। फिर सूर्य आ गया, सूर्य 6 साल चलेगा। फिर चंद्रमा आ गया सूर्य के बाद। अच्छा। उसके बाद वो जस्ट चंद्रमा है 10 साल चलेगा। फिर मंगल आया 7 साल चलेगा। अच्छा, सबकी ड्यूरेशन भी अलग है। सबकी ड्यूरेशन अलग है। अच्छा। उसके बाद राहु आ गया, राहु 18 साल चलेगा। ओके। 18 साल में वो आदमी को क्या से क्या बना देगा वो नहीं पता। अच्छा। ठीक है। लेकिन राहु, ऐसा बोला जाता है, राहु जितनी गंदगी करता है, ऐसे जो लोग जो जिनके लिए राहु ठीक नहीं, राहु जितनी गंदगी करता है, राहु के बाद तुरंत दशा आती है गुरु की, बृहस्पति की। अच्छा। वो आके वहाँ उसको प्लेटफॉर्म देता है। मगर ये सब क्या है, गुरु है, गुरु के बाद फिर शुक्र शनि आते हैं, फिर 19 साल की दशा शनि लाते हैं। ओके। फिर बुध आते हैं, और बुध के बाद वही फिर केतु हो जाता है। अच्छा। नो, ये जो दशाएं चलती हैं, अगर मेरे लिए लेट्स अज्यूम के गुरु अच्छे हैं या मेरे लिए मंगल अच्छा है, तो वो मंगल अच्छा है या गुरु अच्छा है,
उसमें मुझे गुरु के हिसाब से अपने कार्य करने पड़ेंगे, अच्छा। वरना मेरी दशा कितनी भी अच्छी है मुझे नहीं सपोर्ट करेगी। गुरु क्या है? अच्छा। गुरु हमारा टीचर है, ओके। गुरु हमारे बड़े हैं, ओके। हमको उनका आदर करना पड़ेगा, अच्छा। वरना मैं मेरा गुरु खराब कर रहा हूँ। हम्म। गुरु क्या बोलेगा कि आप पब में नहीं जाओ, ओके। पब में जाओगे तो अब वो गुरु नहीं हुआ ना। गुरु आपको पब में नहीं मिलेगा, तो क्लासरूम में मिलेगा। अच्छा। क्लासरूम में क्या करेगा? आपको बोलेगा डिसिप्लिन से चलो, बात नहीं करो, अपना पूरा होमवर्क करो, पूरा अपना काम करो, सिस्टमेटिकली करो, किसी का बुरा नहीं करो। जैसे क्लासरूम में हमको टीचर बताती थी बचपन में कि क्या कर सकते हैं, डूज एंड डोंट, सेम गुरु वही है। हाँ। लेकिन अगर मैं अलग चीज़ कर रहा हूँ, किसी के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, तो वो गुरु की निंदा कर दी मैंने, अच्छा। तो मेरा गुरु खराब हो जाएगा। अच्छा। मैंने अपने बड़े लोगों की, अगर उनके बारे में मैंने गलत कह दिया या उनसे रोज मैंने गलत कहा, तो मेरा गुरु खराब हो जाएगा, अच्छा गुरु भी खराब हो जाएगा मेरा। करेक्ट। वो कितना अच्छा है और कितना खराब होगा, ये तो उसी पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा है। अगर आपके पास गुरु लेट्स से 100 में से 90 पे है, तो वो 70 आएगा, 60 आएगा और एक हद तक फिर चला भी जाएगा। तो ये गुरु, सूर्य, चंद्रमा सब ऐसे ही हैं हमारे ग्रह, कि हम अपने ग्रह को अच्छी दशा और ख़राब दशा में इसी तरह से, अगर मेरी अच्छी दशा है और उस गुरु का मैंने फ़ायदा उठा लिया। शनि है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि आधे से ज़्यादा दुनिया शनि से डरती है, बट शनि एक इतना अच्छा ग्रह है कि अगर आप शनि की उपासना करो, शनि जो कहते हैं कि मेहनत करो, ईमानदारी से करो, गरीबों की मदद करो, जो हैंडीकैप हैं उनकी मदद करो, जो वृद्ध लोग हैं उनकी मदद करो, उनका सपोर्ट करो, तो आपका शनि अच्छा होता जाएगा। शनि डेफिनेटली अच्छा होगा आपका। लेकिन अगर हमने उसमें किसी के कुछ मार लिया, गरीबों का पैसा मार लिया, कुछ पैसा नहीं दिया, वर्कर लेवल जो क्लास 4 की लेबर होती है उसका पैसा नहीं दिया, तो वो शनि मेरा खराब हो गया। चाहे मेरे पास कितना भी अच्छा शनि चल रहा है, शनि को मैंने कुछ हद तक अपने में से उसने डेबिट दे दिया, उधर पेनल्टी दे दी कि ठीक है ये आपका, जैसे आपका अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 10,000 रुपये है, पेनल्टी आ गई 500 रुपये की, तो 9.5 हुआ, 9.5 से एक हद तक आएगा कि आपका 1,000 होता जाएगा। अगर मैं अच्छा करता जाऊँगा तो मेरा 10,000 का अकाउंट 11, 12, 15, 20 लाख, 10 लाख, करोड़ कितना भी पहुँच जाएगा। यही तो शनि है। सो बेसिकली अच्छे कर्म और बिहेवियर आपके प्लैनेट्स को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके अच्छी चल रही, हाँ कभी कभी होता है साहब, आप सारे अच्छे काम कर रहे हैं और आपका ग्रह दशा भी अच्छी चल रही है, फिर भी आपके काम नहीं हो रहे हैं, काम अटक रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, और आपको लग रहा है अरे सब कुछ तो सही चल रहा है, जिसको भी मैंने पूछा, जिसको भी बताया, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। इसका मतलब कि कुछ आपको पिछले जन्म का प्रारब्ध बाकी है, कुछ हमारे पिछले जन्म का डेबिट बाकी है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ, और वही करने के लिए ये दशा मिली है। तो इसमें जो मुझे 100% हानि होनी थी, शायद 70 हो रही है, क्योंकि दशा अच्छी है। 70, 60 हो रही है, 50, लेकिन हो रही है, जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कहा था। तो ये वही उस हिसाब से हमारा अच्छा या बुरा होता है। सर हमें बताइए राजयोग क्या होता है? आजकल तो सब कुंडली में, कलयुग में राजयोग होता है, जैसे मैंने बताया था। अच्छा। हर कुंडली में। ओके। राजयोग पहले सिर्फ राजा के ही देखे जाते थे। ओके। जैसे बताया मैंने कि हाथी सिर्फ राजा के पास होता था। आज के दिन हर इंसान के पास गाड़ी है, मोबाइल है, लग्जरीज हैं, जो पहले राजशीय थाट जिसको कहते थे, वो राजा के पास होते थे। आज के दिन हर आदमी कलयुग में राजा है। हर आदमी छाती ठोक के बोलता है राजा मैं हूँ, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। ओके। ठीक है। लेकिन कुंडली के अंदर अगर देखे जाएँ तो पांच राजयोग जो होते हैं वो सबसे उच्च होते हैं। वो गुरु का जो होता है, गुरु, बुध, शुक्र, शनि और बुध और मंगल, ये 5 महापुरुष राजयोग होते हैं। अगर गुरु केंद्र में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में है या स्वराशि में है, यानी कि गुरु स्वराशि में तब होता है जब
उसकी 9 9 नंबर में अगर वो केंद्र में हो, केंद्र 1, 4, 7 और 10 होते हैं। ओके। जो पहला घर है, चौथा घर है, 7वां घर है और 10वां घर है कुंडली का, जिसमें 12 घर होते हैं। ओके। तो ऐसे राजयोग तो बहुत है, लेकिन 5 महापुरुष राजयोग जो होते हैं वो गुरु, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और मंगल, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिनके राजयोग होते हैं। तो राजयोग जो कुंडली के 12 घर होते हैं, जिसके अंदर पूरी हमारी जिंदगी या पास्ट बर्थ या आपके बगल वाला, आपका भाई, आपकी बहन, माता पिता, चाचा, सब कुछ, मामा, आपका कार्य, शादी, बच्चे, लाभ, हानि, सब छुपा हुआ है। ओके। तो उसमें जो केंद्र के भाव हैं, यानी कि भाव बोल रहा हूँ, यानी कि घर बोल रहा हूँ। ओके। तो जो घर हैं, पहला घर कुंडली का, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये जब 4 घर हैं, इसके अंदर अगर आपके पास ये नंबर्स मिल जाते हैं 4, 9 या 12, अच्छा। और उसमें इन 4, 9 या 12 में गुरु बैठे हैं, तो 4 नंबर कर्क राशि हो गई, 9 नंबर हो गई धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। ओके। और ये केंद्र में पड़ती हों और इसमें अगर गुरु बैठे हैं तो वो हंस महापुरुष राजयोग बनता है। ओके। अगर बुध है वहाँ, और बुध की राशि क्या है, 3 और 6, उच्च राशि गुरु बुध की 3 नहीं है, तो जो 3 है यानी कि जेमिनी, मिथुन राशि, 6 नंबर वर्गो, कन्या राशि, अगर वो उसके अंदर बुध बैठा है, वही पहले घर में, चौथे घर में, 7वें या 10वें, तो वो भद्र महापुरुष राजयोग बनाता है। ओके। अगर ऐसे ही शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र बैठा है 2 नंबर केंद्र में, 1, 4, 7, 10 में कहीं 2 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा है, जो उसकी स्वराशि है, ओके। ऋषभ राशि और तुला राशि, या उसकी उच्च राशि है मीन राशि, शुक्र, ओके। तो वो अगर 2, 7 या 12 होता है तो शुक्र का मालवीय राजयोग बनता है। ओके। शनि अगर वहाँ बैठा हो और शनि के 10, 11 या 7 नंबर लिखा हो, 10 और 11 तो मकर और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि हो गई, और 7 नंबर जो है वो तुला राशि, शनि तुला राशि में उच्च का होता है। अच्छा। अगर वो आपके केंद्र में आ जाता है तो शश नामक राजयोग बनता है। ओके। और मंगल जो है वो रोचक नामक राजयोग बनाता है अगर 1, 8 या 10 नंबर आपको अपने इस केंद्र के जो घर हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर या 10वें घर में मंगल अगर आ जाए वहाँ, ओके। तो वो बनता है। और अगर ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, तो ये अगर वहाँ आ जाए, अगर गुरु आ जाए ऐसे, तो गुरु आपको बहुत ज्ञानी बनाता है। अच्छा। गुरु आपको लाइफ में बहुत कुछ देता है, मान सम्मान देता है। अच्छा। अगर ऐसे ही शुक्र आ जाए वहाँ, तो आपको लग्जरीज की बौछार लगा देता है, हुनर देता है, जो हम बात कर रहे थे, हुनर, टैलेंट, ये शुक्र आपको देता है। कोई कला होगी आपके अंदर, गाने की या ड्राइंग करने की, कोई ना कोई स्किल होगा, वो स्किल शुक्र है। ओके। मंगल है तो आप आर्मी में या पुलिस में या कोई सिक्योरिटी में आप बहुत अव्वल दर्जे के अफसर बन सकते हैं। ओके। अगर मंगल आपका रोचक नामक महायोग बनाता है तो। ओके। मंगल औरों के लिए लड़ना जानता है अगर वो उच्च का है तो। अच्छा। वो डेयरिंग जो है वो मंगल है। वो जो इंसान के अंदर डेयरिंग है और लोगों के लिए आगे बढ़ता है, चाहे खुद को तकलीफ होती है लेकिन और लोगों के लिए वो जस्टिस लेके आता है, जैसे लीडरशिप क्वालिटी करता है, तो वो मंगल का रोचक योग बन जाता है। ओके। शनि महाराज जो शश योग बनाते हैं, तो वो शनि महाराज अगर केंद्र में और शश योग बनाते हैं तो वो बहुत सिंपल इंसान होता है। अच्छा। शश योग से उसे सारी सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, सारे राजयोग में सुख सुविधाएं तो मिलती ही हैं। ओके। लेकिन वो प्रजा के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, शनि अगर होगा खास तौर से, तो वो प्रजा और परिवार के लिए भी बहुत कुछ करता है। अच्छा। तो ये राजयोग बनता है। मगर ये राजयोग के काउंटर करता है विपरीत राजयोग। अच्छा। विपरीत राजयोग यानी कि जो कुंडली के 12 घर में अभी हमने 1, 4, 7 और 10 का अभी उल्लेख किया, उसमें अगर हम 6, 8 और 12 को पकड़ लें, ओके। 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस की अगर हम पकड़ लेते हैं, तो अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस या 12th हाउस में चला जाए तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है। ओके।
तो इंसान खुश रहता है, बहुत खुश रहता है हमेशा, जॉली नेचर, जोवियल नेचर का। उसको तकलीफ भी होगी तो भी दुनिया के सामने खुश रहेगा। हर्ष नामक राजयोग बनता है। अच्छा। अगर 8वें घर का प्लैनेट 6th हाउस में आ जाए या 12वें घर में चला जाए तो वो सरल योग बनाता है। अच्छा। 8वें घर का प्लैनेट अगर 6th में आ जाए तो वो बिल्कुल सरल योग कहता है, यानी कि वो इंसान एकदम सिंपल होता है। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत सिंपल इंसान है, कोई कुछ नहीं, सरल योग बनता है। इत्तेफाक से मेरा भी सरल योग है। ओके। 8th हाउस अगर 6th में आ जाता है तो वो सरल योग बनता है। ओके। सिंपल होता है, उसके अंदर आप उस आदमी को प्रिडिक्ट कर सकते हो। उस आदमी के लिए आप अगर जान जाओ तो उसको समझ सकते हो कि हाँ ये उसको सही लगेगा, ये नहीं लगेगा, उसकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। 12वां घर विमल योग होता है। अच्छा। अगर 12वें घर का स्वामी यानी कि लॉर्ड 6th या 8 में आ जाए तो वो विमल होता है। विमल यानी कि वो विपरीत राजयोग, उसकी दशा महादशा, ये विपरीत राजयोग के जो लॉर्ड हैं इनकी दशा महादशा या समय चलता है, उस समय परिस्थिति विपरीत होती हैं, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में से वो उभर के एक अपने आप को लीडर या अपने आप को सक्सेसफुल पाता है। उसकी सक्सेस उस विपरीत से ही, परिस्थिति से ही उत्पन्न होती है। इसको हम विपरीत राजयोग बोलते हैं, क्योंकि उसकी कुंडली में तो राजयोग लिखा है मगर विपरीत स्थिति में लिखा है, तो वो विपरीत स्थिति में आएगा और वहाँ से वो अपने राजयोग में जो उसकी कुंडली में इवेंट लिखा है या भगवान ने उसका चेक बना के भेजा है, वो उस डेट के हिसाब से एनकैश कराएगा। मतलब बून एंड डिस्गाइज टाइप। हाँ, ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स एंड डिस्गाइज जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल वही है। अच्छा। एंड फिर एक जो सबसे बड़ा है गज केसरी योग। अच्छा। गज यानी कि हाथी, केसरी यानी कि शेर। ओके। तो ये गज और केसरी सबसे पावरफुल योग होता है। ओके। जब चंद्रमा और गुरु एक साथ आ जाते हैं कुंडली के अंदर, ओके, साथ बैठते हैं, या चंद्रमा से गुरु या तो 4th हाउस में बैठता है, साथ में बैठता है, 4th हाउस में बैठता है, 7th हाउस में बैठता है, या 10th हाउस में बैठा है, ओके, यानी कि केंद्र में बैठना चाहिए, अच्छा, तो आपका ये गज केसरी योग बनता है। ओके, अगर वो केंद्र में नहीं बैठे हैं दोनों, अगर वो डिस्टेंस में तो 1, 4, 7, 10 ही है, लेकिन वो त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि 1, 5 और 9 जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं या त्रिकोण बोलते हैं, तो भी वो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो ये राजयोग, विपरीत राजयोग, योग तो इतने हैं, 2000 योग से ऊपर हैं। अच्छा, ओके। बच्चे जो हैं 1 से लेके 20 की टेबल याद नहीं कर पाते। आपको भी 10 से ऊपर आज तक याद नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ ये 2000 योग हैं। हाँ, ये हमारे ऋषि मुनि कितने अच्छे से सारे योग समझ के उन्होंने लिखे हुए हैं। ओके, आज अगर हम उस 2000 योग में से कोई आदमी 25-30 योग भी याद कर ले, तो उसको एस्ट्रोलॉजी आ जाए। ओके, किसी को याद ही नहीं रह सकते, भगवान ने स्मृति नहीं दी हुई है इतनी। ओके, तो आज के कलयुग में जो है ये राजयोग जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब इनकी दशा या अंतरदशा आती है। ओके। हाँ जी। और सर ये बताइए कि लोग मंगल दोष और साढ़े साती से बहुत डरते हैं, तो क्या सही में ऐसा कुछ होता है कि डरने वाली बात होती है या फिर ये एक मिथ्या है? ऐसा है, ये ऋषि मुनि ने जो हमारे लिखा है, उन्होंने मंगल दोष जरूर लिखा है। मंगल दोष तब होता है जब मंगल आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, पांचवें, 7वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में होता है। ओके, तो ये मंगल दोष कहलाता है। पहले, चौथे, 7वें, ओके, 8वें और ऊपर 12। ओके, ठीक है। अब ये मंगल दोष हो गया, इससे कहते हैं कि इंसान क्या निभेगी नहीं। शादी में बेसिकली मंगल दोष शादी में देखा जाता है और कहीं भी नहीं। अच्छा, ठीक है। मंगल दोष तब देखा जाता है कि वो शायद जो लड़की होगी वो भी उतनी ही एग्रेसिव होगी, हॉट टेम्पर्ड होगी, गृहस्थी संभाल पाएगी नहीं। ये पहले जो हमारे पहले ज़माने में चलता था। आज तो हर फीमेल्स भी जो हैं वो भी अपना करियर ओरिएंटेड रहती हैं, एंड डेफिनेटली उनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो इतनी रिस्क कैपेसिटी उनमें रहती है कि हाँ
अपने आप को सक्सेसफुल प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करती हैं वो। जी। ये मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मंगल उनका अच्छा नहीं है तो उनके ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाएंगे। अच्छा। अगर मंगल अच्छा है तो ही कोई आदमी आगे, क्योंकि मंगल आपका सामर्थ्य है, ओके। मंगल आपका शौर्य है, आपकी हिम्मत है, ताकत है, वो मंगल है। ओके। कोई भी चीज़ में आपको हिम्मत चाहिए। तो मंगल दोष जो है सिर्फ उसी समय होता है। लेकिन अगर शादी के अंदर किसी का मंगल दोष हो रहा है और जो ऑपोजिट है, जिससे उसका स्पाउस की कुंडली मिल रही है, उसमें अगर उसी घरों में शनि राहु केतु आ जाए, शनि राहु सूर्य आ जाए, तो वो मंगल का दोष खत्म हो जाता है। अच्छा, ओके। अगर जिसके कुंडली में मंगल का दोष है, लड़के या लड़की का, उसमें अगर मंगल 0 डिग्री 1 या 2 डिग्री का है, या 28 29 यानी कि मृत अवस्था में है, या एकदम अभी जीवित अवस्था में है, यानी कि जस्ट अभी वो 1 2 0 1 2 वाला ही है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर है। ओके। और 27 28 के बाद मृत अवस्था बोलते हैं ओके। ग्रह को, तो वो उस अवस्था में है तो वो मंगल उसकी हानि नहीं कर सकता है। अगर गुरु की दृष्टि मंगल पे हो गई तो वो मंगल दोष भंग हो जाता है। ओके। अगर मंगल उच्च का है तो वो मंगल भंग हो जाता है। और सामने वाली की कुंडली में अगर शनि राहु है, वहाँ सूर्य है, तो मंगल दोष भंग हो जाता है, मगर ये कोई बताता नहीं है। ओके। तो मेरे हिसाब से 10 में से 8 कुंडली में मंगल दोष भंग हो जाता है। ओके। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा था साढ़े साती का, साढ़े साती जो है वो चंद्रमा के एक घर पहले, ओके। चंद्रमा पे या चंद्रमा के एक घर आगे, ये 3 घरों में, चंद्रमा के लेफ्ट राइट और चंद्रमा पर जब से ट्रांजिट में ओके। शनि गुजरता है तो उसे साढ़े साती कहते हैं। ओके। साढ़े साती अच्छी भी जाती है, खराब भी जाती है। अच्छा। लोगों की अच्छी जाती है अगर वो मेहनत करते हैं, अपना व्यवहार व्यापार दोनों में शुद्धता रखते हैं। जैसे शनि का मैंने आपको तत्व समझाया था, बताया था कि शनि बोलता है कि आप क्लीन रहो, क्लियर रहो, किसी का पैसा खाओ नहीं, किसी को अब्यूज मत करो, किसी को कोई गलत चीज़ बोलो नहीं, तो आपका शनि अच्छा है। साढ़े साती। लेकिन एक चीज़ और है, कभी कभी ये करने के बाद भी साढ़े साती आपको तकलीफ देती है। कैसे तकलीफ देती है कि जिस घर से शनि गुजर रहा है, अगर उस घर की पावर ही कम है, कैसे देखेंगे वो पावर? अष्टवर्गा करके हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ है, जिसके अंदर पॉइंट्स मिलते हैं हर घर को। अच्छा। तो वो टोटल है 337 पॉइंट्स पूरे कुंडली में। ओके। तो जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रफली 27-28 पॉइंट्स पर घर के आते हैं। अच्छा। अगर वो 27 पॉइंट से ऊपर उस घर में है शनि के, जहाँ से शनि भ्रमण कर रहे हैं गोचर में यानी कि ट्रांजिट में, तो वो साढ़े साती आपकी अच्छी जाएगी। 27 पॉइंट से नीचे है तो साढ़े साती, जब वो 2.5 साल है उस घर में, एक घर में 2.5 साल शनि रहते हैं, अच्छा, तो आपकी वो वीक जाएगी। और अगर वो 35 है, 34 है, 33 है, तब तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तो साढ़े साती में ही उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया काम भी किए और री इलेक्ट भी हुए। ओके। 14-19 में। तो साढ़े साती कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। आप उपाय करिए, अपने कार्य करिए, कर्म करिए, तो डेफिनेटली साढ़े साती भी पास हो जाएगी और हो सकता है अच्छी दे के जाए कुछ। सो बेसिकली इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी तो हमें गाइड करने के लिए है, डराने के लिए नहीं है। ओके। ये तो गाइडेंस है, जो मैंने बताया था कि ऋषि मुनि राजा को गाइड करते थे इससे, हाँ, कि इस समय आप चढ़ाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ग्रह आपका खराब है, इस समय सुलह की ज़रूरत है। तो हम अपनी ज़िंदगी में, हमको पता है कहाँ हमको एग्रेसिव होना है, कहाँ हमको झुक के चलना है। करेक्ट। अगर हम कहीं हर जगह अकड़ के चलेंगे तो वो ग्रह हमारे खराब होंगे, झुक के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली सही होंगे। तो वही एस्ट्रोलॉजी हमको सिखाती है, बताती है, और वही एस्ट्रोलॉजर्स का एक धर्म है कि वो प्रॉपर वे में, सिंपल वे में गाइड कर सके। करेक्ट। सर, नक्षत्रों के बारे में कुछ बात करते हैं। कैन यू गिव अस सम ब्रीफ ऑन नक्षत्रस? तो जैसे 12 घर हैं और 9 राशियां हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, ओके। उसी हिसाब से 27 नक्षत्र हैं। ओके। 27। एक घर में 2.25
नक्षत्र होते हैं, ओके। 2.25। तो 2.25 को जब हम 12 जो चार्ट हम देखते हैं 12 घर में 2.25, एक घर में 2.25 नक्षत्र बैठते हैं। अच्छा, मतलब उनका वो ओके। उतना एरिया होता है ओके। उस एरिया में। तो अगर हम वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 इंटू 12 तो 27 आएगा। अच्छा। 27 के हर ग्रह के नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके। ठीक है, वो 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 हो गया। ओके। तो वो 108 माला हम हमारे ऋषि मुनि या वेदास में लिखी है कि 108 करते हैं तो एक माला होती है। तो वो एक माला गिनते हैं ताकि कोई भी हमारा ऐसा ग्रह जो हमें परेशान करने वाला है या करता है, उसके लिए हम वो 108 माला करते हैं। तो कोई भी नक्षत्र के किसी भी चरण में छुपा हो, ओके, वो आपको उससे थोड़ी रिलैक्स या राहत ले देगा। जहाँ तक नक्षत्र है, नक्षत्र से इंसान की नेचर, बिहेवियर का पता चलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ज़माने में इंसानों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती थी। तो जो पंडित हैं उनको क्योंकि अब पता था कि 2 दिन पहले तो कौन सा नक्षत्र है, उसके हिसाब से नाम रख देते थे। हाँ। तो नाम से इंसान का जैसे ही पता चलेगा तो पता चला ये नक्षत्र है, और उसके हिसाब से उसका पूरा चार्ट, उसका बिहेवियर, उसका नेचर समझ में आ गया। नहीं तो बहुत आदमी लोग कहेंगे कि हाँ शादी के समय मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे मालूम पड़ा? तो नाम उन्होंने रखा है। आज तो एवरीथिंग इज मिनिटेड। कोई पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। उस जमाने में तो जो नाम, जो नंबर, जो एज लिखा दी वही एज जिंदगी भर चलती थी जी। तो सब लोग काफ़ी सुखी थे उस समय। आज के दिन तो पता अलग हो गया है। तो इस हिसाब से ये नक्षत्र, कुछ नक्षत्र एग्रेसिव है, अच्छा, कुछ सौम्य है, ओके, कुछ परेशान करने वाले में गणमूल नक्षत्र बोलते हैं उसमें। ओके, तो उसमें केतु के 3 नक्षत्र आते हैं। केतु का 3 है, अश्वनी, मघा और मूल। ओके, ये 3 नक्षत्र में जिसका जैसे चरण बताए मैंने, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो वो ट्रायंगल बनता है। और ऐसे जो ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके, वो ट्रायंगल के अंदर अगर हम पॉइंट नंबर 1 पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स, मतलब जो उधर हम केतु 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 लिखें, तो केतु के जो नीचे से आ रहा है, केतु के पहले वाला नक्षत्र है वो है बुध। तो जो गणमूल नक्षत्र होते हैं वो गणमूल नक्षत्र जहाँ केतु और बुध, बिकॉज केतु का जो अश्विनी नक्षत्र है वो सबसे पहला नक्षत्र है। ओके, और जो बुध का नक्षत्र है वो सबसे आखिरी नक्षत्र है। अच्छा। रेवती। ओके, तो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के 3 नक्षत्र हो गए, और अश्विनी, मघा, मूल ये केतु के नक्षत्र हो गए। ये जब नक्षत्र मिलते हैं तो यहाँ से अगर तीसरा और चौथा चरण अगर मैं पकड़ता हूँ, तीसरा और चौथा चरण बुध का, और पहला और दूसरा चरण केतु का, ये नक्षत्र के वो गणमूल कहलाता है। अच्छा, वो वाला पोर्शन होता है ना। उस समय अगर उस दौरान बच्चा होता है किसी बच्चे, तो वो अपने पिता के लिए भारी होता है, ऐसे वेदास में लिखा हुआ है। तो नक्षत्र अच्छे भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं नक्षत्र, और नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिससे सिर्फ किसी का नक्षत्र मालूम पड़ गया। अब हस्ता नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र ऐसा है कि बहुत मून है उसका राजा, मतलब लॉर्ड। तो हस्ता नक्षत्र बड़ा सहमा हुआ सा नक्षत्र है। ओके, जिसका हस्ता नक्षत्र है उसके हाथ बहुत अच्छे होंगे। ओके, चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र बहुत सोचने वाला इंसान होगा। ओके, चित्रकार वाला जैसे हो गया। अच्छा, या गो गेटर होगा, क्योंकि चित्रा का जो है वो मंगल उसका स्वामी है। अच्छा, ओके, तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का जैसे हो गया। तो ज्येष्ठा वाला नक्षत्र के पास सब कुछ होगा, ओके, लेकिन फैमिली का सुख कम होगा। अच्छा, अनुराधा नक्षत्र है, वो जंगल में भी चला जाएगा तो लोगों को अपना दोस्त बना लेगा। अच्छा, कोई आदिवासी भी मिलेगा तो उनके साथ भी बैठ के दोस्ती कर लेगा। तो वो पीपल्स मैन है, वो फ्रेंडशिप, दोस्तों का दोस्त है, वो अनुराधा नक्षत्र। हर नक्षत्र के कुछ ना कुछ अच्छे
और ख़राब हैं। तो ये 27 नक्षत्र हम सबके पास जो हमारे नक्षत्र हैं वो हमको डिनोट करता है हमारा बिहेवियर उससे। अच्छा। तो वो 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। और एक नक्षत्र और है जिसको अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। ओके। अभिजीत नक्षत्र ऐसे तो देखा जाता है, लेकिन रोज़ अभिजीत नक्षत्र लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर को होता है, 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, यानी कि ये 45 मिनट लगभग, 48 नहीं होता है, लेकिन 22-24 मिनट यहाँ, 22-24 मिनट 12 के आगे। ये बहुत अभिजीत यानी कि अच्छी चीज़ों को अगर इस समय पे करना है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो वो अभिजीत नक्षत्र का जो समय है, उस समय ऐसा कहते हैं घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप शुभ कार्य, अच्छे कार्य कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। 12 बजे के आसपास 12 जो बजे भी के अच्छा आसपास। काम करना है उस टाइम पे कर लो। ऑडियंस नोट दिस। हाँ, तो 20 मिनट पहले से शुरू हो जाता है और 24 मिनट पहले से शुरू हो जाता है और 24 मिनट आगे तक रहता है। तो वो जो पौना घंटा मोटा मोटा होता है उसमें अच्छे कार्य कर सकते हैं। अच्छा सर, सिंस एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसे एक सेशन में पूरा करना तो नामुमकिन है। हाँ, एब्सोल्युटली। जी, तो हम आपको फिर से बुलाएंगे, आपसे फिर से मिलेंगे इसके बारे में और नॉलेज और ज्ञान लेने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम हाउसेस, प्लैनेट्स, नक्षत्रस, इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार में डिस्कशन करेंगे। यस। So thank you so much for coming on my pod talk, and I'll see you very soon again. Thank you very much for having me here. It was lovely to chat with you here, and thank you everybody. तो दोस्तों, ये था हमारा सेशन एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। हमें प्लैनेट्स और एस्ट्रोलॉजी के रहस्यों को जानने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें हमने एस्ट्रोलॉजी और उसकी मिथ्स से रिलेटेड सीखी। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। And most importantly, do not forget to like, share and subscribe to Pod Talk with Ekta. Thank you.